हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर को ख़त्म करने की तरफ बढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम आज सॉल्यूशन में आगे की तरफ चलते हैं। तो आज हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फॉर दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड। ठीक है, तो हमने जो आई की वैल्यू है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन निकालना कैसे निकालते हैं ये लास्ट वीडियो में सीख लिया था, उसका यूज़ यहाँ पे करना है। तो जैसे K4FeCN6 अभी केवल कंपाउंड दे रखा है, इसके अल्फ़ा के बारे में कुछ नहीं दे रखा, मतलब मैं इसका अल्फ़ा कितना मानूंगा 100%। और जब अल्फ़ा 100% होता है तो जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं वही इसका क्या होता है, आई। तो यहाँ पे मुझे आई कैसे मिलेंगे, ये ब्रेक होगा किस में, 4K+ और FeCN6 4- में। तो यहाँ पे आयन कितने हैं, एक ये, चार ये और एक ये, तो 4+1 5। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, नेक्स्ट है CH3COOH और इसके ब्रैकेट में लिखा है ये 50% डाइमराइज हो रहा है। डाइमराइज हो रहा है मतलब एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है 1-1/n। डाइमराइज मतलब n की वैल्यू 2 इंटू एल्फ़ा। एल्फ़ा कितना है, 1/2। ठीक है, तो 1-1/2, ये 1/2, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/4 आ जाएगा, और 1-1/4 हो जाएगा कितना, 1-1/4 हो जाएगा 3/4। ठीक है, नेक्स्ट है LiCl 80% आयनाइज हो रहा है। आयनाइज हो रहा है मतलब ये डिसोसिएट हो रहा होगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1+n-1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो ये जाएगा, सॉरी दिस इंप्लाइज, इसकी वैल्यू रखूँगा तो 1+n, मतलब दो आयन मिलेंगे मुझे Li+Cl-, तो n-1 2-1 1 इंटू अल्फ़ा 80% मतलब 0.8, तो 1 इंटू 0.8 तो हो जाएगा 1.8 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये अपना आंसर आ जाएगा तीसरे का, ये दूसरे का आंसर है। और ग्लूकोज इन H2O, तो ग्लूकोज तो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो भी कंपाउंड पूरे के पूरे डिजॉल्व हो जाते हैं उनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे आई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हैविंग 3% W/V यूरिया सॉल्यूशन एंड 4% W/V NaOH सॉल्यूशन। तो आपको मैंने ये करना सिखाया था स्टूडेंट, जब एक से ज़्यादा सॉल्यूट आ जाते हैं तो उन दोनों सॉल्यूटों के लिए हम वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ आएगा C1 + C2RT। ठीक है, C1 कंसनट्रेशन 3 डिवाइड बाय यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 इंटू वॉल्यूम 100 ml होगा, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000/100 प्लस 4/NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100। ये तो हो गया C1 + C2। आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 300। तो ये अपना पाई आ जाएगा ATM में। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं केवल क्या बताता हूँ, आपको पता है हमेशा से रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.85% NaCl इज आइसोटोनिक विद 5% नॉन वॉलेटाइल बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोलर मास क्या है। अब यहाँ 5% दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम इसको W/V मान के ही चलेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो और बोला है कि आइसोटोनिक है, इसका मतलब दोनों का जो प्रेशर होगा, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो बराबर होगा। तो π1 = π2। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए मैं पाई को CRT नहीं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट क्या लिखूँगा, I1 C1RT = I2 C2RT। RT कैंसिल हो जाएगा, I1 C1 = I2 C2। तो इसके लिए आई कितना होगा NaCl के लिए। अब यहाँ अल्फ़ा कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, 100% अल्फ़ा मानेंगे। तो आई इसके लिए कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ आयंस है वो, तो 2। C1 मतलब 5.85 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट NaCl का 58.5 होता है। ठीक है, इनटू 100 ml होगा, तो 1000 डिवाइड बाय 100, ये हो गया C1 = I2 क्या है, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है। तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि दो हमें आयन मिलेंगे इससे, तो I2 भी कितना होगा, 2, और C2 5% है तो 5 डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे नहीं पता है, जो ही निकालना है मुझे, इनटू 1000 डिवाइड बाय 100, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं कैलकुलेट करूँगा स्टूडेंट्स, तो चलो इस बार मैं निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा 50। तो ये अपना
आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इसको याद करना आप। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये आपको क्वेश्चन में बहुत ही मददगार साबित होगा, मदद देगा। ठीक है, इसमें क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज होते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज होते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज होते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, और जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं सॉल्यूट के तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ने पर वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और पाई बढ़ता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 0.1 मोलर BaCl2, तो यहाँ पे अल्फ़ा कुछ नहीं दे रखा, जहाँ पे भी कुछ नहीं दे रखा तो वहाँ पे अल्फ़ा हम कितना मानते हैं, 100%, मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो होगा पाई इक्वल्स टू ICRT। CRT कुछ नहीं दे रखा तो इनको कांस्टेंट मानूंगा, तो पाई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई, तो जिसके लिए आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका ही पाई ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 3 दैट इज़ 0.3। यहाँ पे आई की वैल्यू अगर मैं निकालूँ H2SO4 में तो कितना आएगा, 3। तो ये हो जाएगा, और ये नॉर्मेलिटी है, सॉरी नॉर्मेलिटी है, तो ये हो जाएगा 0.15, 0.3/2। ठीक है, 0.15 आ जाएगा आई की वैल्यू यहाँ पे। यहाँ आएगा 0.2 मोलर HCl, तो 0.2 इंटू 2 मतलब 0.4। यहाँ आ जाएगा 0.15 इंटू 3 और 2 5 आयन मिलेंगे मुझे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.75। अब आराम से हम आई की वैल्यू के बेसिस पे ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो आएगा सेकंड सबसे कम, देन फर्स्ट, देन 3, देन 4, ये ऑर्डर आ जाएगा। ऐसा ही काम हम इस वाले में करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 0.2 मोलर HCl, तो ये हो जाएगा 0.4, 0.1 मोलर HNO3, यहाँ पे 2 आयन मिलेंगे, 2 इंटू 0.2 मतलब 0.2, सॉरी 0.1 इंटू 0.2, तो ये जाएगा 0.3 मोलर यूरिया, तो इसके लिए तो I1 होता है, तो यहाँ आ गया 0.3। ये सब मैं आई की वैल्यू निकाल रहा हूँ जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, और 0.1 मोलर H2SO4 ये कितना हो जाएगा, 0.3, मतलब इन दोनों के लिए तो सेम रहेगा, तो जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1, फिर 3 एंड 4 सेम, देन 2। तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक जो है आज का वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको हेनरी लॉ बोलते हैं। हेनरी लॉ से इसको समझाते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो एक कंटेनर ले रखा है मैंने, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, और उसके ऊपर कुछ गैस भरी हुई है, और इसमें पिस्टन लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा वैसे वैसे ये गैस पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर जाते जाएंगे, मतलब ये गैस पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होते जाएंगे। तो जैसे जैसे मास ऑफ डिज़ोल्व गैस बढ़ता है, वो कब बढ़ता है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ, कि जब प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा तो ये जो गैस पार्टिकल है वो ज़्यादा इसमें डिज़ोल्व होती जाएगी, तो इस गैस पार्टिकल का जो मास है वो इसमें ज़्यादा इसके अंदर डिज़ोल्व होता जाएगा, तो वो मास भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पर मास बढ़ता है, या फिर मैं से बोल सकता हूँ कि मास कब बढ़ता है, जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं। तो उसको रिलेट कर सकते हैं हम ऐसे कि मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर की, और यहाँ से अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा KH इंटू पी, तो M इक्वल्स टू KH इंटू पी, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो M है वो है मास ऑफ गैस, जो कि इसको हम डिज़ोल्व करना है। P जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो होता है और ATM में होता है, और KH होता है हेनरी कांस्टेंट। KH क्या होता है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट। अब इसी फॉर्मूले की अदर फॉर्म भी आती है क्वेश्चंस में। अदर फॉर्म कैसे आती है, जो M है, M को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिख सकते हैं, मास है वो, तो X ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, P के, क्योंकि M अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है तो X गैस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होगा। X क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन गैस का। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, तो X गैस इक्वल्स टू हो जाएगा KH इंटू पी। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन कब यूज़ करनी है, जब आपको क्वेश्चन में KH की जो यूनिट है वो ATM इन्वर्स दे रखी हो। जब ATM इन्वर्स दे रखी हो तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। दूसरा फार्मूला है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस होगा, जितना फ्रैक्शन में गैस डिसॉल्व होगी उसके बराबर होगा।
तो P की वैल्यू बराबर हो जाएगी KH इंटू एक्स के। यहाँ पे KH की जो यूनिट होगी वो होगी ATM। मतलब क्वेश्चन में देख के आपको पता करना है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर KH की वैल्यू ATM इनवर्स है तो एक्स गैस इंटू KH, एक्स गैस इक्वल्स टू KH इंटू P। और KH की वैल्यू अगर ATM दे रखी है तो हमें निकालना है प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। तो इन दोनों का यूज़ कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एट 32 डिग्री सेल्सियस 5 ATM प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एयर के पर 5 ATM प्रेशर अप्लाई किया है टू डिजॉल्व इट इनटू 90 ग्राम H2O। इसको 90 ग्राम H2O में डिजॉल्व करने के लिए इतना प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, ये बोल रहा है अगर एयर कंटेन करता है क्या 20% ऑक्सीजन बाय मोल, 20% जो है ऑक्सीजन बाय मोल कंटेन करता है, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HO2 प्रेजेंट इन H2O। मतलब H2 में कितने मोल्स ऑफ H2O डिजॉल्व हुए वो हमें निकालना है। और हमें दे रखा है KH ऑफ एयर इक्वल्स टू 0.02 ATM इनवर्स। यहाँ पे हमें ATM इनवर्स दे रखा है, तो हमें तुरंत हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्स इक्वल्स टू KH इंटू पी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे KH की वैल्यू कितनी है 0.02 और 5 ATM दे रखा है तो ये 5, तो ये हो जाएगा 0.1 एक्स गैस। ठीक है, एक्स गैस इक्वल्स टू 0.1। अब मुझे क्या निकालना है, मोल्स ऑफ O2। तो O2 तो 20% है ना, तो इस 0.1 का 20% क्या हो जाएगा O2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 0.02 मोल्स ऑफ O2। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CH4 गैस, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CH4 गैस विच कैन बी डिजॉल्व इन 900 ग्राम H2O एट इतना केल्विन टू 98 केल्विन एंड 10 बार प्रेशर। और गिवन है 100 किलो बार प्रेशर का KH की वैल्यू दे रखी है। मतलब कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है इस बार, P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो प्रेशर कितना दे रखा है मुझे 10 बार, KH की वैल्यू कितनी दे रखी 100 किलो बार। ठीक है, इसको लिख देते हैं इधर बार, इनटू एक्स गैस। तो एक्स गैस क्या होगा, मोल ऑफ CH4 अपॉन मोल ऑफ CH4 प्लस मोल ऑफ H2O, यही होगा। ठीक है, तो 10 इक्वल्स टू 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर, एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से, 3 और 1 4, तो ये होगा 10 की पावर -4 इक्वल्स टू n ऑफ CH4 अपॉन n ऑफ CH4 प्लस n ऑफ H2O, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब n ऑफ H2O यहाँ पे जो है वो है 900 डिवाइड बाई 18, 900 डिवाइड बाई 18, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब ये जो n ऑफ H2O है ये n ऑफ CH4 के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस n ऑफ CH4 को यहाँ से नेगलेक्ट कर दूँगा। तो 10 की पावर -4 इक्वल्स टू n ऑफ CH4 अपॉन 50। तो यहाँ से n ऑफ CH4 अपने पास निकल के आएगा 50 इंटू 10 की पावर -4, या फिर मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स, इतने मोल्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।